नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश। पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। पिछले हफ्ते हम चांदनी चौक में थे। आज हम इस देश की संसद के सामने हैं, इस देश के नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के सामने हैं। ये सत्ता के गलियारे हैं, यहाँ से देश चलता है, देश के फैसले होते हैं। 1 साल नरेंद्र मोदी सरकार के। मेरे हाथ में बहुत सारे कागज़ हैं, बहुत सारे आंकड़े हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं, मेरे खुद के बहुत लिखे हुए आर्टिकल्स हैं। एक इकोनॉमिस्ट अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है, उसका पीस है और उसके शुरुआत की लाइनें मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। अंग्रेजी में है ये, इसके लिए अनुवादित कर आपको सुना रहा हूं कि 1 साल पहले जब नरेंद्र मोदी अपना कैंपेन चला रहे थे तो उन्होंने कहा कि गुड टाइम्स, अच्छे दिन आएंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि साहब नौकरियां मिलेंगी लोगों को, तरक्की होगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकग्निशन होगा, पहचान होगी। ठीक, यही इकोनॉमिस्ट अगली एक छोटी सी लाइन लिखती है, ये पत्रिका, हिज प्रोग्रेस हैज बीन फ्रस्ट्रेटिंगली स्लो। यानी कि जो तरक्की की बात अच्छे दिन के दायरे में नरेंद्र मोदी ने की थी, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ देह तरीके से धीमी रही है। स्वाभाविक है, नरेंद्र मोदी के मंत्री हर जगह हैं, वरिष्ठ मंत्री हर जगह हैं, अपने आंकड़ों के तस्वीर को गिना रहे हैं, अपने अचीवमेंट को गिना रहे हैं। मैं 2 बुनियादी सवाल उठाऊंगा आर्थिक दृष्टि से देखते हुए। पॉलिटिकल इकोनॉमी पर हम बहुत चर्चा करते हैं। पहला सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी वाकई पहले साल में कुछ डिलीवर कर पाए, कुछ हासिल कर पाए। दूसरी बात यह है कि क्या हमें इस दलील को मानकर चलना चाहिए कि नरेंद्र मोदी को और समय चाहिए। आपको आज अपने बहुत ही खास पैनल से यहाँ मिलवाने से पहले वापस ले जा रहा हूँ चांदनी चौक के शो की तरफ। उसके कुछ अंश देखिए। वहाँ पर भी हम उस बाज़ार में तब गए थे जब नरेंद्र मोदी सरकार के सिर्फ 100 दिन हुए थे। हम वापस पहुँचे लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए। बाज़ार जिसे कहते हैं उसका सेंटिमेंट क्या है। गांव देहात में लगातार घूमता ही रहता हूं लोगों की बात और राय को जानने के लिए। 2 बुनियादी प्रश्न हैं आर्थिक दृष्टि से। क्या नरेंद्र मोदी ने अभी तक कुछ हासिल किया है और क्या नरेंद्र मोदी को और समय चाहिए। कोशिश हम करेंगे इस बहस को 2-4 मुद्दों के बीच रखने की, ताकि आप इसको समझें। और ये नेताओं की बड़े फेवरेट चीज़ होती है, बड़ी बड़ी आंकड़ेबाजी, उसमें ये बहस नहीं फंसे। चांदनी चौक का अंश देखने से पहले आपको बहुत शानदार पैनल है मेरे साथ, उनसे ज़रा आपको मिलवा देते हैं। सब जानकार लोग हैं। परंजय को आपसे मिलाने की ज़रूरत नहीं, हम लोग इतने कार्यक्रम कर चुके हैं मनमोहन सिंह के समय से लेकर नरेंद्र मोदी के समय तक आर्थिक विषयों पर। निर्मल पाठक हैं, पॉलिटिकल एडिटर है हिंदुस्तान के, इन्होंने वो भी समय देखा मनमोहन सिंह का, उनकी गलतियों का, जिससे कांग्रेस 40 सीट के आसपास आ गई। राजकिशोर जी हैं, हाल ही के दिनों में एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इंटरव्यू भी उन्होंने अपने अखबार जागरण के लिए किया है नरेंद्र मोदी का। आलोक जी हैं जो कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। कांग्रेस स्वाभाविक है अपनी गलतियों को भूलकर ये बताने की कोशिश कर रही है राहुल गांधी की इनकी सरकार सूट बूट की है और उनकी सरकार पता नहीं धोती कुर्ते की थी राहुल गांधी के हिसाब से। तो हम इस सारी बहस पर आएंगे। श्रीकांत जी हैं, युवा नेता है, मथुरा से आते हैं, ये मीडिया के भी इंचार्ज है भारतीय जनता पार्टी के, और अपने अध्यक्ष के साथ काम करते हैं जुड़कर। इनसे बहुत कुछ हम पूछेंगे क्योंकि अल्टीमेटली सबकी यही दर्द होती है। कांग्रेस का एक दर्द आपको बता दूं आज इस प्रोग्राम में, फिर बार कह रहा हूँ चांदनी चौक का अंश देखिएगा। कांग्रेस ने भी अंत में हारने पे यही कहा था, हमने तो बड़ा कमाल कर दिया। पार्टी का दर्द यही था, लेकिन हमारे अच्छे काम को जनता तक नहीं पहुंचाया जा सका। तो ये जिम्मेदारी इन लोगों की है, कहीं इसमें ये लोग भी ना फंस जाएं। अब चांदनी चौक के उस कार्यक्रम में लोग क्या कह रहे थे उसका छोटा सा अंश देखिए। जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, हम इसी चांदनी चौक में आए थे लोगों से ये जानने के लिए कि उसकी इस सरकार से उम्मीदें क्या हैं, खास तौर पर अर्थव्यवस्था को लेकर, इकोनॉमी को लेकर। चांदनी चौक की सबसे बड़ी बात यही है कि व्यापारियों का, पारंपरिक व्यापारियों का गढ़ माना जाता है। कम बिक रही है। क्यों भाई, चाट कम क्यों बिक रही है? वो काम धंधा नहीं है,
काहे के लिए काम धंधा नहीं है यार? वो पब्लिक होगी तो काम धंधा होगा ना। आजकल सैंडविच ज्यादा बिक रही, कम बिक रही है, मंदा है बाजार। हाँ, मंदा है भाई। आजकल सेल कैसी है? अब तो मत है। अगर यहाँ मंदी है हाँ तो फिर अच्छे दिन कहाँ आएंगे? यहाँ तक व्यापारी का सवाल है हाँ तो पहले हमें ये तय करना होगा हाँ। कि व्यापारी को क्या व्यापार करने का वातावरण हम दे पा रहे हैं। नेता लोग कुछ भी कहते रहें और बड़े लोग कुछ भी कहते रहें, किंतु आम जनता कहती है इस सरकार को समय दो। उस समय कहने वाली बातों में हमेशा दलील दी जाती है कि साहब समय दीजिए, समय दीजिए। समय देने की दलील अभी भी दी जा रही है। तो हम इस बहस को शुरू करते हैं। मैं पुरंजय गुहा ठाकुर साहब से शुरू करूंगा। आप बड़ी इस तरह की दलीलें दी जाती है कि साहब हमारे पहले साल का अचीवमेंट क्या है, हमने करप्शन फ्री सरकार दे दी। तो देनी चाहिए ना आपको, इसमें अचीवमेंट क्या हो गया, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब सिर्फ इन्हीं की लाइन पर आएंगे, इन्हीं के जुमले पर आएंगे। हम लोग गांव देहात में घूम के मैं पूछता रहता है, भाई अच्छे दिन आ गए? तो गाँव में लोग थोड़ा नाराज़, आपकी तरह शालीन और चतुर नहीं है, नाराज़ हो जाते हैं। कौन से अच्छे दिन आ गए? और कभी कभी लोग कहते नहीं मोदी जी को और टाइम दीजिए। तो आपके हिसाब से अच्छे दिन आ गए? देखिए, चुनाव का पहले मोदी जी ने इतना आशा, इतनी उम्मीदें उठाया कि ये स्वाभाविक कोई नहीं, स्वाभाविक है कि लोग को मालूम है, आप अगर ऐसा वादा करेंगे जो संपूर्ण करना असंभव है तो यही होगा। तो लोग कहेंगे भैया आपने बहुत कुछ कहा, आपने कहा हम काला धन वापस ले आएंगे, आपने कहा ये वो बहुत कुछ करेंगे, मगर आप तो अभी तक कुछ नहीं कर पाया। और जो अच्छी बात है वो लोग भूल जाते हैं और लोग कहेंगे हाँ ठीक है मुद्रास्फीति कम हो गया, मगर ये तो मोदी सरकार तो कुछ नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का कीमत तो इसीलिए डीजल का दाम कम हो गया, पेट्रोल का दाम कम हो गया, इसीलिए मुद्रास्फीति कम हो गया। तो ऐसा होता है। आम आदमी जो है ना, वो सरकार और ये जो नया सरकार है इसको बहुत उम्मीद थी, बहुत आशाएं थे, तो इसीलिए आज वो निराशा हो गई। इसके कोई अस्वाभाविक के कारण नहीं है। आप इस समय एक समय जो भूमि अधिग्रहण का जो कानून है ये आप बदल रहे हैं और इस समय आप देखिए क्या स्थिति है, बारिश ठीक तरह से नहीं हुआ, ओला हुआ, तो इसीलिए गांव का किसान भी परेशान है। और इस समय सरकार कह रहे नहीं हम चाह रहे कि किसान का ज़मीन हम अधिग्रहण करेंगे। और देखिए आज मोदी जी, जेटली जी राहुल गांधी को एक नया जीवन दे दिया। निर्मल पाठक, जो बात इसी पे मैं वापस लाऊंगा ताकि बेसिक बहस से हम आंकड़ों में नहीं भागे। 200 नहीं, मैं खाली एक पैराग्राफ ही पढ़ा मैंने इकोनॉमिस्ट के लेख का, उसमें है कि भाई देखिए इतनी कॉन्सेंट्रेटेड पावर हाल के सालों में किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिली। तो ये तो बहुत स्पष्ट था कि सियासत हैंडल करना उनका एजेंडा नहीं है। ये मेरी राय है और मैं, आप लोग सब मेरी राय की धज्जियां उड़ा सकते हैं, लेकिन आर्थिक तरक्की देना उनका सबसे बड़ा एजेंडा है। देखिए वो जब 282 सीट मिली तो उसके बाद से ये एक एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा बनी। कुछ तो नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, लगातार 3 बार उन्होंने चुनाव जीता और एक गुजरात मॉडल की बहुत चर्चा हुई देश भर में। उससे एक इस तरह की अपेक्षाएं बनी कि जब वो सेंटर में आएंगे तो बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। और 282 सीट आई जब बीजेपी की तो उससे और ज़्यादा वो अपेक्षाएं बढ़ी हैं। लेकिन पिछले एक साल में, जैसे उसके बाद फिर असेंबलीज़ के चुनाव हुए महाराष्ट्र में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, झारखंड में, दिल्ली में और अब बिहार में चुनाव होने हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक ये जो विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं यहाँ पे भी जो 2014 का मोदी जलवा था उसको बरकरार रखने का इतना ज़्यादा प्रेशर इस सरकार पर है। वो अपना सरकार का एजेंडा जो उनको काफ़ी हिम्मत के साथ और काफ़ी दमदारी के साथ काम करने चाहिए थे, रिफॉर्म्स करने चाहिए थे या और दूसरे कदम उठाने चाहिए थे, जिनकी वजह से कांग्रेस पिटी है, जो कांग्रेस नहीं ले सकती थी दलगत राजनीति की वजह से, अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से, जिनको कांग्रेस फैसले नहीं लेती थी, वो मोदी जी खुद ले सकते थे उसको। पर ऐसे बहुत सारे फैसले जो हुए हैं उनमें मोदी जी की छाप नहीं दिखती। राजकिशोर जी, आप इस पैनल में उन लोगों में से जो खुद मिले नरेंद्र मोदी से, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ क्या फ़र्क नज़र आया? आप उनसे स्वाभाविक है उस समय भी मिले होंगे जब वो चुनाव 2014 का लड़ रहे थे, क्या नज़र आया? क्या कई लोग पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या उनके कन्विक्शन में कमी आ गई या उनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये गुजरात नहीं है, ये हिंदुस्तान है। आपकी अपनी रीडिंग क्या है? देखिए
जो सबसे पहली बात है विज्ञान जी की अपेक्षाएं कभी तार्किक नहीं होती हैं। ठीक है। आप अपेक्षाओं के जनज्वार पर यहाँ तक पहुँचे हैं तो अब आपसे डिलीवरी मांगी जा रही है, आपसे नतीजे मांगे जा रहे सही हैं। बात, अब जब आपने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर आपको क्या लगा उनसे मिलकर, तो व्यक्तिगत तौर पर तो जो उनकी अदा है बहुत कॉन्फिडेंट दिखते हैं और वो कहते हैं कि हम कर रहे हैं। जब हमने भी यही सब सवाल पूछे कि जनता अब 1 साल में जानना चाहती कि जमीन पर आखिर क्या उतरा है, सही बात है, तो उनका जवाब ये था कि सब कुछ दिख रहा है। नेपाल में जब होता है तो हम पहुंचते हैं, कश्मीर में जब होता है तो हम पहुंचते हैं, हुदहुद की चेतावनी आती तो हम पहुंचते हैं, देश दुनिया में डंका बज रहा है। लेकिन कुछ मूल सवाल हैं कि जो देश के 2 सबसे शक्तिशाली राजनीतिक लोग हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, बनारस और चंदौली, ये वो क्षेत्र है जहां से आप वाकई अर्थव्यवस्था की शुरुआत कर सकते थे बदलाव की, क्योंकि आपके पास ऐसा कुछ बनाने को नहीं है। भाई इंडिया की पहचान क्या है? बोले क्या बनारसी साड़ी, बोले भदोही के कालीन, लेकिन 1 साल में क्या ऐसा कुछ नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। अभी फिर आर्थिक एजेंडे की बहस पर हम आएंगे, क्योंकि आप तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसमें 48 करोड़ आदमी काम करता है उसको तो आप इग्नोर करना चाहते हैं। आपकी आर्थिक नीतियाँ और फैसले वो 4% के टैक्स पेयर को लेकर रखी जाती हैं, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा ना। इसीलिए फिर आप वो ज़मीन पर बदलाव की कौन सी बात कर रहे हैं? आप 1.5% किसान को मुआवजे का ऐलान करते हैं, वो ज़मीन पर पहुंचता नहीं है, आप लाद के छोड़ देते हैं, अरे तो राज्य सरकार का काम है। तो जैसे निर्मल ने कहा, पौरंजोय ने कहा, फिर आप कांग्रेस वाली गलतियां दोहरा रहे हैं ना। आप फिर नया क्या कर रहे हैं? राजकिशोर जी, ये मेरा मानना है नहीं उनका कि 3 साल में कोई बुलेट ट्रेन नहीं चलने वाली। नहीं, निश्चित रूप से 3 साल में नहीं, 5 से 7 कोई साल स्मार्ट सिटी नहीं बनने देखिए, वाली। 5 तो कहाँ गए वो नरेंद्र मोदी के भाषण? एग्जैक्टली वही। अब तो वो कह रहे हैं कि 5 से 7 साल का समय चाहिए जिसमें सारी चीजें आपको बदली हुई नजर आएंगी और बदलाव लोगों को दिखना शुरू हो चुका है। हाँ लोग जी बताइए, देखिए मैं समझता क्यों हूँ नाराज हैं आप लोग नरेंद्र मोदी से? इतनी तरक्की वो करा रहे हैं। नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं और हम बिल्कुल भी नाराज नहीं हैं उनसे। हाँ। वो उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरा करें तो देश भी खुश रहेगा। देश जो आज नाराज है वो भी खुश हो जाएगा। देखिए 2-3 पहलू हैं। ये सरकार जो है कुछ लोगों की सरकार है, कुछ लोग इस सरकार को चला रहे हैं, एक दल की सरकार है और कुछ लोगों के लिए सरकार चल रही है। लेकिन इतना अवश्य ऐसी कांग्रेस की भी चलती थी। हो सकता है कुछ हाँ, कमियां। लेकिन मुझे मत बताइए कि कांग्रेस की प्रो कॉर्पोरेट। मैं इस दलील पे तुरंत टोक देता हूँ, क्योंकि कांग्रेस जितनी प्रो कॉर्पोरेट थी, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी, ये कांग्रेस ये राहुल गांधी टाइप की वो सूट बूट की है, मेरी वाली तो धोती कुर्ते की थी, ये गलत है। बहुत प्रो कॉर्पोरेट। उन्होंने किताब लिखी है गैस वॉर्स पर, पुरंजय गुहा ठाकुरता ने, पढ़ लीजिएगा वो किताब को। बहुत प्रो कॉर्पोरेट थे मनमोहन सिंह। चलिए अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो पुरंजय गुहा ठाकुरता साहब की किताब को अदालत में लेके जाइए। 1 वर्ष के अंदर ही हाँ। मीडिया ने और तमाम लोगों ने जिस तरह से आकलन किया है, खास तौर पर जिन आर्थिक नीतियों की दुहाई देकर आप यहाँ तक आए थे, आपके जो 4-5 मुख्य मुद्दे थे, मैं केवल उन्हीं पर 4-5 वाक्य बोलना चाहूंगा। पूरा देश एनडीटीवी जो है वो उसके दर्शक देखेंगे कि हम वास्तव में अच्छे दिन आ गए हैं। आपने कहा बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। आज नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड्स कह रहा है कि 5 रेप से ज़्यादा पर डे एनसीआर में हो रहे हैं। तो आपने क्या किया? आपने पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए 1500 करोड़ रुपए जो जाने थे वो भी नहीं दिए। आपने क्या नारा दिया? बहुत मार्केटिंग और पैकेजिंग में मास्टर। आपने पुलिस रिफॉर्म का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का इम्प्लीमेंट करवा दिया था। देखिए मैं नहीं कहता कि हमने आपको बताते जाऊंगा एक हो सकता है उसमें कमियां रही हो, लेकिन आपने जो नारे कमियां नहीं, आपने इम्प्लीमेंट ही नहीं करवाया। देखिए हमने बहुत काम किया। हाँ। और आप 1 साल के अंदर कंपेयर भी कर रहे हैं कि काम हुआ था वास्तव में, ठीक है, उसको हम उस ढंग से मार्केटिंग और पैकेजिंग नहीं कर पाए। आप देखिए दाल, आज अरहर की दाल 120 रुपए किलो आ गई है। ठीक है, बहुत अच्छे दिन आ गए हैं। महिला सुरक्षा का बताया आपने, नारा दिया बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन सोशल सेक्टर में आपने प्राइमरी एजुकेशन के पैसे कम कर दिए, पंचायती राज के आपने पैसे कम कर दिए, आपने महिला एवं बाल सुरक्षा के पैसे कम कर दिए। नारा कौन सा दिया? मार्केटिंग पैकेजिंग करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके बाद आपने क्या कहा था? आपने कहा था फॉरेन पॉलिसी के ऊपर 1 सर जाएगा 10 ले आएंगे। 1000 से ज़्यादा बार सीज फायर का वायलेशन हुआ। क्या कर रहे थे आप? आप जब चीन के अंदर बैठे थे तो हिंदुस्तान के नक्शे थे, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल के हिस्से निकाल दिए, और भाजपा के तमाम प्रवक्ता जो चुप नहीं होते हैं उनके मुंह से एक अल्फाज नहीं निकला। आपने क्या कहा था कि हम आएंगे और आते ही तमाम चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप आए, आपने क्या करना शुरू किया? आपने कहा 5 करोड़ रोजगार देंगे हम। आप के आते ही डीओपीटी ने क्या कहा कि साहब रोजगार नहीं मिल सकते। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो हिंदुस्तान का एक रोजगार समाचार पत्र आता था, आज वो बंद होने के कगार पे आ गया 1 साल के अंदर।